जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और इकोनॉमिक अफेयर्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें दो डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, यूनियन बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो हम समरी उसकी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ घटना चक्र की दो स्टैटिक सीरीज़ अभी हम करेंटली रन कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एज वेल एज जोग्राफी, और दो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है हिस्ट्री और इकोलॉजी की। ठीक है, सो एज सून एज ये फटाफट कंप्लीट होती है, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट अपकमिंग जो भी घटना चक्र है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो है, दैट इज़ विद द यूनियन बजट 2024-25। तो देखिए, यूनियन बजट जो है कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती हैं, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने ये यूनियन बजट पेश किया 2024-25 के लिए। 23 जुलाई को ये यूनियन बजट आया। नाउ शी इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हु हैज़ प्रेजेंटेड 6 फुल बजट। तो अभी तक अगर आप देखें तो मोरारजी देसाई ने 6 बजट पेश किए थे। नाउ निर्मला सीतारमण जी ने उनके बराबरी कर ली है, और इन्होंने भी 6 फुल बजट पेश कर दिए हैं अभी तक। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के साथ तो इन्होंने बराबरी कर ली है। अब अगर हम दूसरा फैक्ट देखें तो सी डी देशमुख जी ने कंटिन्यूसली 7 बजट प्रेजेंट किए थे 1951 से 56 तक, और निर्मला सीतारमण जी ने उनका रिकॉर्ड भी इक्वल कर लिया है इन अ रो। उन्होंने 6 फुल और 1 इंटरम बजट दिया, तो इस हिसाब से 7 कंटिन्यूस बजट भी इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, तो दो मतलब इन्होंने इक्वल की हैं चीज़ें। एक तो मोरारजी देसाई जी ने 6 फुल बजट प्रेजेंट किए थे, तो निर्मला जी ने भी 6 फुल बजट प्रेजेंट किए। सी डी देशमुख जी ने 7 कंटिन्यूसली बजट दिए थे, निर्मला जी ने भी वही किया है, 6 फुल और 1 इंटरम। तो इस तरीके से दोनों के साथ एक इक्वालिटी इनकी हो गई है। This is the first union budget by BJP-led NDA government since it was re-elected in June 2024. Finance Minister mentioned in the budget the focus is on 4 major caste. अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है वो आई है 4 मेजर कास्ट के बारे में। अभी तक हम कास्ट क्या पढ़ते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कास्ट जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक, इसमें 4 कास्ट की बात की गई है। वो कास्ट आपके जो वर्ण व्यवस्था बोल सकते हैं या जो कास्ट सिस्टम है उस पर बेस नहीं है। वो 4 कास्ट हैं। पहली कास्ट है गरीब, दैट इज़ पुअर। दूसरी है महिलाएं, दैट इज़ विमेन, महिलाएं कास्ट के रूप में आई। तीसरी कास्ट है युवा, जो कि आप और हम हैं, जो अभी बेसिकली युवा वाले फेज़ में है, तो एक कास्ट ये भी हो गई। और चौथी है अन्नदाता, यानी कि फार्मर। ठीक, बेसिकली 4 कास्ट पे इन्होंने फोकस किया। 4 कास्ट इन्होंने जो डिस्कस किए हैं वो क्या क्या है? गरीब, दैट इज़ पुअर। सेकेंड कास्ट इज़ महिलाएं, विमेन। थर्ड इज़ युवा, यूथ। एंड फोर्थ इज़ अन्नदाता, दैट इज़ द फार्मर्स। एंड इट वॉज ऑल्सो मैंशन इन द इंटरिम बजट। बजट की थीम देखेंगे, डिवेलिंग ऑन द बजट थीम, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बोला दैट टर्निंग अटेंशन टू द फुल ईयर एंड बियॉन्ड इन दिस बजट वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन। तो थीम इसकी जो रही वो उन्होंने फोकस किया एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME एंड द मिडिल क्लास। She announced the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate the employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a period of 5 years, जिसमें ये टोटल जो सेंट्रल आउटले है इनका 2 लाख करोड़ का है, और इसमें से इस साल 1.48 लाख करोड़ जो है एलोकेट किए जा चुके हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को। ठीक, तो मेन फोकस आपको क्या देखना है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। और 4 कास्ट के बारे में जो बात हुई है, तो 4 कास्ट पे आप देख लीजिए, गरीब दैट इज़ पुअर, महिलाएं विमेन, युवा यूथ एंड अन्नदाता इज़ फार्मर। अब देखिए बजट की प्रायोरिटीज़ देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला फॉर द परस्यूट ऑफ विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत के परस्यूट की बात की। विकसित मतलब होता है डेवलप्ड। द बजट एनविसेजेस सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑन द फॉलोइंग 9 प्रायोरिटीज़। तो 9 प्रायोरिटीज़ पे उन्होंने बोला है कि सस्टेन्ड एफर्ट्स हमें दिखाने पड़ेंगे। फॉलोइंग 9 प्रायोरिटीज़ फॉर जनरेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। Let's see what are the 9 priorities. First is productivity and resilience in agriculture. तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ ही साथ रेजिलियंस भी आए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस।
फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, फिफ्थ इज अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज एनर्जी सिक्योरिटी, सेवेंथ इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एट्थ innovation research and development, and the last one is next generation reforms. तो इन 9 बेसिकली जो प्रायोरिटीज़ हैं उन पे फोकस करने की बात कही गई है. अब देखते हैं कुछ हाइलाइट्स बजट के. जो टोटल एक्सपेंडिचर था बजट में उसका एस्टिमेशन कितना रहा है, तो एक बार ये इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. कभी कभी यूपी में पूछा गया है. सो इट वाज द टोटल आउटले की बात हम करें, टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट में रहा बजट एस्टिमेट्स में वो है 48,20,512 करोड़. ठीक है. सो टोटल एक्सपेंडिचर इन द बजट एस्टिमेट्स इज एस्टिमेटेड एट 48,20,512 करोड़, जिसमें से टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो 11,11,11 का रहा. सो दिस इज़ अ गुड फिगर. 11,11,11 याद रहेगा, ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कंपेयर टू रिवाइज एस्टिमेट 23-24 कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था बजट एस्टिमेट में इट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज. तो मतलब रिवाइज एस्टिमेट से बजट एस्टिमेट में एक इंक्रीज देखने को मिला. आपको फिगर्स याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ₹15,01,889 करोड़ इन बजट एस्टिमेट शोन एन इंक्रीज ऑफ 18.2% ओवर 23-24. तो इसमें भी इंक्रीज मिला है. अब अगर रिवाइज एस्टिमेट्स देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 44,90,486 करोड़ का था. इसके अगेंस्ट टोटल एक्सपेंडिचर प्रोविजनल एक्चुअल्स में 44-42 ये रहा. देखिए इतने फिगर्स नहीं याद करने, एक तो अभी आप ये याद करके रखो. ठीक है, एक बार ये देख लो. बाकी हम आगे देखते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो था 9,50,246 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट में. और ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की इन्होंने बात की, तो वो हमने बाद में देखा कि 11,11,111 हुआ. एक्सपेंडिचर देखें तो गवर्नमेंट जो है इट इज़ एस्टिमेटेड टू स्पेंड 48,25,12 करोड़ इन 24-25. तो एक्सपेंडिचर में ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है इतना एक्सपेंड करने को तैयार है. 8.5% ज़्यादा है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर से. ठीक, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 2023-24 का उससे कितना ज़्यादा है, 8.5% ज़्यादा है. इंटरेस्ट पेमेंट जो है दे अकाउंट फॉर 24% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है जो खर्चा होता है उसमें से 24% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है. एंड 37% ऑफ रेवेन्यू रिसीट आपको मिलती है. रिसीट की बात करें तो टोटल रिसीट जो रही वो दे आर एस्टिमेटेड टू बी 48,25,12, जहाँ पे टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स को छोड़ के जो टोटल रिसीट रही वो 32,07,200 की रही, जो कि ज़्यादा रही है 15%. तो रिसीट 15% ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर जो है 8.5 है. ऑल्सो द टोटल रेवेन्यू रिसीट इज़ अबाउट 31,29,200. ठीक है. अब देखो ये जो बॉक्सेस दिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज़ टू. सो रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है. देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है 27% फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़. ठीक, उधार लिया हमने या दूसरी जो लाइबिलिटीज़ हैं उससे आ रहा है सबसे ज़्यादा 27%. ऑलराइट. उसके बाद सेकंड नंबर पे है इनकम टैक्स 19%. सेकंड नंबर पे जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से. थर्ड नंबर पे जो पैसा आता है वो जीएसटी से आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड बाकी जो टैक्सेस हैं 18%. ठीक है. सो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से 27%, इनकम टैक्स से 19%, गुड्स जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18%. उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स है 17%. देन नॉन टैक्स रिसीट से 9% आता है. फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम से 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%. ठीक है. सो टॉप 3 अगर हम देखें रुपी कहाँ से आ रहा है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग्स से और लाइबिलिटीज़ से, सेकंड नंबर पे आता है इनकम टैक्स से और थर्ड नंबर पे आता है जीएसटी से. इतना याद रख सकते हैं आप. ठीक है, ईजी है. रुपी जाता कहाँ है, रुपी गोज़ टू. अब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा, वेयर वुड द लार्जेस्ट अमाउंट वुड गो. सो देखिए 21% इज़ द हाईएस्ट अमाउंट, जो कि स्टेट का शेयर और टैक्सेस और ड्यूटीज़ होते हैं. जो स्टेट का शेयर होता है ना, जो डेवोल्यूशन होता है, जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, तो सबसे ज़्यादा जाता है 21% वहाँ पे. ठीक है.
उसके बाद सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, भाई बोरो किया है यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, उधार लेके बोरो करके, तो इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा। तो हालांकि पहले जनरली फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड पे है इंटरेस्ट पेमेंट पे 19% जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपने उधार लिया, सबसे ज़्यादा पैसा आया है, तो अब उसको वापस भी करना है आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में, सो इंटरेस्ट आप दे रहे हो 19% हो गया। थर्ड कम्स फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। ठीक है, तो थर्ड जो पैसा जाता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जाता है। ऑलराइट, सेंट्रल सेक्टर मतलब जिसमें पूरी फंडिंग सेंटर कर रही है, लेकिन इसमें हम डिफेंस वाला इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस सबसे पहले नंबर पे 21%, सेकेंड नंबर पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है वो 19% जाता है, थर्ड नंबर पे आपका जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 16%। उसके बाद अगर हम देखें तो 9% पे दो हैं अदर एक्सपेंडिचर्स जो मिसलेनियस में अलग रख दो, और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स पे 9% और अदर एक्सपेंडिचर पे 9% जाता है। फिर डिफेंस पे 8% और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे, देखिए सेंट्रली सेक्टर स्कीम पे 16% जा रहा है, सेक्टर मतलब जो कम्प्लीटली सेंटर देख रहा है। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती हैं, जिनमें स्टेट का शेयर होता है, लाइक 60-40, 75-25, ठीक है, 50-50, वट एवर द रेशो जो भी काउंट होता है। जनरली 60-40 का रेशो होता है, 75-25 का रहता है, 90-10 का भी रहता है हिमालयन स्टेट्स में। तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है, वहाँ पे कितना जा रहा है 8% और 8% ही डिफेंस में जा रहा है। उसके बाद पेंशन्स, उसके बाद सब्सिडीज़ में जा रहा है 6%, जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, हमें किसी भी तरीके की सब्सिडी मिल रही है, डीबीटीज़ मिल रही हैं, गैस पे मिल रहा है, सिलेंडर्स पे मिल रहा है, सोलर लगाने पे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में मिल रहा है, किसी में भी मिल रहा है, जो भी सब्सिडीज़ आपको दी जा रही हैं किसी भी फॉर्म में, उन सब का मिला के 6% एक्सपेंडिचर वहाँ पे पैसा जाता है। और लास्ट में जाता है 4% पेंशन्स पे। ठीक है, तो जो पेंशन सबको मिल रही है उसमें 4% जाता है। तो ये हो गया आपका रुपी कम्स फ्रॉम, तो सबसे आने का सबसे बड़ा सोर्स है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़, सेकेंड सोर्स है इनकम टैक्स और थर्ड सोर्स है जीएसटी। जाने का सबसे बड़ा सोर्स है दिस स्टेट शेयर, सेकंड में इंटरेस्ट पेमेंट और थर्ड में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, चांसेस होते हैं। सो रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो है आपका फाइनल एस्टिमेट्स, अगर हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे। रेवेन्यू रिसीट आपको आई है 31 लाख, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, 29 समथिंग है। टोटल रिसीट आप देखोगे, टोटल रिसीट पे ध्यान दो, टोटल रिसीट जो है वो है 48,20,512 टोटल रिसीट। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी यही है 48,20,512। ठीक, सो टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट अलग अलग से हमें फिगर नहीं देखना है, हमको बस ये याद है कि इंटरेस्ट पेमेंट पे हमारा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। ठीक, फिजिकल अब देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जो था, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा 1.8 रहा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6 था, फिजिकल डेफिसिट 4.9 और प्राइमरी डेफिसिट 1.4। ठीक, प्राइमरी डेफिसिट 1.4। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की बात करें, सो सबसे ज़्यादा इसमें जो इस टेबल में दिया हुआ है वो मेजर आइटम्स में डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा गया है, 4,54,773। डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज़ टॉप 3 में अगर हम देखें तो ये है। ठीक है, एजुकेशन 5th नंबर पे है, हेल्थ 7th नंबर पे है, सोशल वेलफेयर 9th नंबर पे है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो पैसा एक्सपेंडिचर जो है ऑफ मेजर आइटम सबसे ज़्यादा डिफेंस में, फिर रूरल डेवलपमेंट में और फिर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में। अब देखते हैं टैक्सेस ऑन इनकम। सो ये जो टैक्स होता है दिस इज़ अ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एटसेट्रा, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं तो आप टैक्स भर रहे हैं, सो ये सिंपल है, इनकम टैक्स जो आपकी इनकम से कटता है। सो रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम इज़ ₹10,22,325 करोड़ एज अगेंस्ट द बजट एस्टिमेट ऑफ 9,575 करोड़। बजट एस्टिमेट 2024-25 का जो है वो है 11,87,000 11,87,000 करोड़। ठीक है, कैपिटल रिसीट जो है जिसमें बोरिंग्स नहीं आ रही हैं, इनका टारगेट है 78,000 करोड़ का, तो इसमें 29% का इंक्रीज देखने को मिला है। कैपिटल गेंस टैक्स, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो होते हैं ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड रीट एंड इनविट्स, it is proposed to be increased from 15% to 20%.
सो ये इंक्रीज़ कितना हुआ है, 15% से 20% इंक्रीज़ हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो 12.5% पे लगाया जाएगा अगेंस्ट ऑल एसेट कैटेगरीज, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है 15 to 20 विद लिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह पे जो लगा है, म्यूचुअल फंड्स पे, रीट्स, इन्वेट्स पे, वो प्रपोज किया गया है कि बढ़ेगा 15 से 20%। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो तो दे विल बी डिवाइडेड 12.5% अक्रॉस ऑल एसेट कैटेगरीज, ठीक है। सो 12.5 में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बोला गया है कि 15% से 20 कर दो, ठीक है। फिर है ये पहले था 10% on listed shares, equity mutual funds, units and REITs, InvITs and 20% with indexation of other assets. Angel tax, the income tax provides for the levy of tax on unlisted companies. So income tax act जो है वो ये बोलता है कि टैक्स लगाया जाए unlisted companies में for receiving funds in excess of the face value of their shares. तो अगर वो उनकी जो शेयर की फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पैसा अगर उनको रिसीव हो रहा है तो इन दैट केस आप उन पर टैक्स काउंट होगा, और ये प्रोविजन जो है इट विल सीज टू अप्लाई, ओके। Next is GDP. The government has estimated a nominal GDP growth rate of 10.5%. तो कितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया, एस्टिमेट किया 10.5% इन 2024-25। ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 23,48,980 करोड़ 23,48,980 करोड़ ये स्टेट को देंगे और यूनियन टेरिटरीज़ को, जो कि पिछले साल से 11.9% बढ़ा है। Transfer to states includes devolution of rupees 12,47,211 crore out of divisible pool of central taxes and grants. नई स्कीम्स की बात करें तो 62,593 करोड़ 6.8% एलोकेट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। किस लिए किए गए हैं? नई स्कीम्स लागू करने के लिए, ठीक है, जिसकी डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। तो सिंप्लीफाई करें अगर हम नए टैक्स रिजीम को इतना सारा कुछ देखते हुए, इसमें ज़्यादा देखिए, इसमें एक तो आपको ये शॉर्ट टर्म गेन टैक्स वाला याद रखो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका 15 से 20 करने की प्रपोजल गई है और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5 जो कि पहले 10 था, ठीक है। दूसरा अगर कोई एंजल टैक्स जिसको बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये बोल रहा है कि भाई प्रोवाइड्स फॉर द लेवाई ऑफ टैक्सेस ऑन अनलिस्टेड कंपनीज, अगर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर उनको इनकम हो रही है तो। GDP 10.5% की प्रोजेक्शन है ग्रोथ की, और 11.9% जो ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और नई स्कीम्स के लिए 62,593 करोड़ अलॉट हुए जो कि 6.8% बना रहा है आपके इस पूरे एक्सपेंडिचर को। अब देखिए मोटा मोटा अगर आप देखो नई टैक्स रिजीम के बारे में, तो अगर आप 3 लाख तक रुपए कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख कमा रहे हो अगर आप, तो आपको 5% टैक्स देना है, ऑलराइट। 3 से 7 लाख में आप कितना टैक्स दे रहे हो? 5% दे रहे हो। 7 से 10 लाख में 10% टैक्स दे रहे हो, ओके। सो अगर आप 3 लाख तक कमा रहे हो साल में, नील टैक्स है। 3 से 7 लाख के ब्रैकेट में आ रहे हो, आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख के ब्रैकेट में आ रहे हो तो 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख के ब्रैकेट में अगर आप हो तो 15, 12 से 15 लाख कमा रहे हो तो 20, ठीक है। और 15 के बाद फिर आप 15 से ऊपर जो भी कमा रहे हो तो आपको एक 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 15 lakhs पर एनम तो यू विल हैव टू गिव 30% टैक्स, ठीक है। सो 0 से 3 पे नील हो गया, 3 से 7 पे फिर 5 हो गया, 7 to 10 10 हो गया, 10 to 12 15% आपको देना है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो 20% है, और 15 लाख की है तो 30% है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹50,000 to 75,000। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए वो बढ़ गया है, 50,000 पे था, 75,000 पे है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स ये भी बढ़ा है 15,000 से 25,000, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें पैकेज ऑफ PM's 5 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। So Prime Minister package of 5 schemes and initiatives for employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a period of 5 year। तो देखिए स्कीम पहली जो है, फर्स्ट स्कीम क्या बोल रही है? फर्स्ट टाइमर्स 1 मंथ सैलरी ऑफ अप टू 15,000 वो उनको दी जाएगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स एज रजिस्टर्ड इन द EPFO, ठीक। तो फर्स्ट टाइमर्स को 1 महीने की सैलरी, अगर 1 महीने की सैलरी मतलब 15,000 तक की सैलरी
3 इंस्टॉलमेंट्स में 5,000 के तौर पे दी जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एज रजिस्टर्ड इन EPFO। स्कीम बी बोल रही है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। सो इंसेंटिव दिया जाएगा एट अ स्पेसिफाइड स्केल डायरेक्टली टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। किस रिस्पेक्ट में दिया जाएगा? जो भी उनका EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पहले 4 सालों में, उसके आधार पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि स्पेसिफाइड स्केल पर इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों को विद रिस्पेक्ट टू द EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्कीम 3 बोल रही है सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट जो है वो 3,000 पर मंथ तक रिएम्बर्स करेगी 2 साल तक टुवर्ड्स EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो जो EPFO में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एम्प्लॉय जितना कर रहा है उतना एम्प्लॉयर भी कर रहा है और उसके हिसाब से आपकी पेंशन क्रिएट होती है, EPFO अकाउंट में आप जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो 2 साल तक 3,000 रुपये पर मंथ रिएम्बर्स करेगी फॉर एडिशनल एम्प्लॉय। ठीक, न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग। सो 20 लाख यूथ जो हैं उनको स्किल दी जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में। ऑलराइट, सो 20 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 crore यूथ इन 5 years। तो इंटर्नशिप स्कीम दी जाएगी 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को 5 साल तक के लिए। ये मतलब ये नियम चलेगा अभी। ठीक, तो ये हो गया आपका 5 स्कीम जिनके बारे में बात की थी PM ने, PM's 5 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की अगर हम बात करें, सो पेंशन, डिफेंस और फर्टिलाइज़र, इन तीनों में सब्सिडी जा रही है। और ये आपका देखिए 24,329 से मतलब मेजर सब्सिडी इनमें जा रही है, पेंशन, डिफेंस और फर्टिलाइज़र। ठीक है, हम सिर्फ टोटल में देखेंगे बिकॉज ये आप बस इतना ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जो बेसिकली ये तीनों मिला के जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है इनमें। ठीक है, सो पेंशन में हो रहा है 24,329.6, फर्टिलाइज़र में 4,000। ठीक है, इतना देखिए हम एक एक नहीं करेंगे, मैं वही एस्टिमेट्स देख रही हूँ। पेट्रोलियम में कम हुआ है, ग्रैंड टोटल तो हमें याद ही है 48,20512। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल ये भी आप याद रखो। बाकी पेंशन, डिफेंस, फर्टिलाइज़र में ये तीनों में सब्सिडी जा रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ, अभी देखिए जो आप इसमें कंफ्यूज, क्योंकि इसमें फिगर हम देखेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो बस आपको जो याद रखना है वो ये है कि जैसे हमने देखा था कि डिफेंस पे जा रहा है 8% डिफेंस पे जा रहा है, या सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फिगर्स हैं, जो मोटा मोटे जो फिगर पूछे जाएंगे वो इनसे पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, और ये तो आपको याद रखना है टोटल जो है आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू 48,20,512। अब देखते हैं कुछ स्कीम्स। पूर्वोदय स्कीम। सो पूर्वोदय मतलब पूर्व की बात हो रही है, पूर्व मतलब ईस्ट। सो प्लान फॉर द एंडाउमेंट रिच states in the eastern parts of India covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra for generation of economic opportunities to attain the विकसित भारत। तो इन पे ध्यान दिया जाएगा विकसित भारत को अटेन करने के लिए। इंडस्ट्रियल नोड बनाया जा रहा है गया में along the अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अमृतसर से लेके कोलकाता तक का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके लिए जो नोड बनाया जा रहा है वो गया में बनाने की बात हो रही है। Power projects including 2,400 megawatt power plant at Pir-Panti to be taken up at cost of rupees 21,400। ठीक है, ये फिगर नहीं आपको याद रखना है, मेनली आपको ये याद रखिएगा कि जो नोड बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल नोड, वो बनाया जा रहा है गया में। तो एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, बनाया कहाँ जा रहा है, गया में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत है या किसी और के अंतर्गत है, या फिर इनका जो नोड है वो कहाँ बन रहा है। तो दोनों तीनों तरीके से आप रेडी रहिए। ठीक है, दूसरा है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो इंडस्ट्रियल नोड एट कोप्पार्थी अलॉन्ग विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी हमने ऊपर बात की थी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की,
यहाँ हम बात करें विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. So industrial node at Koparthi along this corridor and at Oravakkal along the Hyderabad Bangalore industrial corridor. ठीक है. मुद्रा लोन्स, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर तरुण कैटेगरी वो बढ़ा दिए गए हैं फ्रॉम 20 लाख टू 10 लाख to be enhanced to 20 lakhs from 10 lakhs for those who have successfully repaid previous loans. ओके. सो जो मुद्रा लोन्स है उसकी जो कैटेगरी है उसको बढ़ा दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है, पहले 10 लाख था. और किसके लिए बढ़ाया गया है? जिन्होंने अपना सक्सेसफुली अब टाइम पर जो लोन था वो रीपे किया है. ठीक है. सो ये हो गया. आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्यों इन्होंने इसको डाला है? एनीवेज, नेक्स्ट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ये लॉन्च किया गया है टू इंस्टॉल द रूफ टॉप सोलर प्लांट्स. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये किस लिए किया गया है? टू इंस्टॉल द रूफ टॉप सोलर प्लांट्स टू इनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू ऑब्टेन द फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 मेगावाट 300 units every month. Scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications. All right. Next है infrastructure investment by central government. So infrastructure investment जो है वो 111 करोड़. It is to be provided for capital expenditure. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट देखें तो टूरिज्म में कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर. ठीक है. विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर कहाँ पर बन रहा है? महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर. और नालंदा को भी एक टूरिस्ट सेंटर के तौर पे डेवलप करना. तो ये तो हो गया टूरिज्म में. क्या क्या हो रहा है? विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर कहाँ पर? महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर राजगीर. और नालंदा को भी एक टूरिस्ट सेंटर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है. नेक्स्ट इज NPS वात्सल्य. सो ये इट इज़ अ प्लान फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स. तो वात्सल्य में क्या है कि भाई जो पेरेंट्स हैं जो गार्डियंस हैं वो अपने माइनर बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. ये हमने पढ़ा भी था, 0 से 18 तक आप कर सकते हो. तो NPS वात्सल्य जो था वो इसके अंदर था. ऑलराइट. तो देखिए ये कुछ स्कीम्स इन्होंने इसमें जो डाली होंगी मे बी वो इसके बारे में डिस्कस किया. बाकी एक टेबल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं इसमें कुछ हमारे लिए क्या काम का है या हो सकता है. सो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. देखिए इसमें जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे 86,000 का था इसमें. और 2023-24 के लिए और उसको इतना ही रखा गया है. आवास योजना में बढ़ोतरी हुई है. प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में भी बढ़ोतरी हुई है. और जल जीवन मिशन में बहुत स्लाइड बढ़ोतरी हुई है. नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत बढ़ा है ये रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट्स में. समग्र शिक्षा में 33,000 से 37,500 हुआ है. प्रधानमंत्री सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण इसमें थोड़ा कम हुआ है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो इसमें बढ़ा है, 17,000 से 19,000 हुआ है. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में कमी आई है. नहीं, ये रिवाइज्ड है, सॉरी, 1247. ठीक है. मतलब हम 23-24 से अगर हम देखें तो देखिए जो आउटले हैं हम उसको देख लेते हैं. हम रिवाइज से एक्चुअली देख रहे थे. लेट अस सी. मनरेगा के लिए देखिए 60,000 था 23-24 में, 86,000 हो गया है. उसके बाद अर्बन PM किसान जो आवास योजना है उसके लिए 25 कुछ था, 30 हो गया है. रूरल के लिए 54,000 समथिंग था, 54,500 हो गया. थोड़ा सा बहुत स्लाइट अंतर आया है, बढ़ा है लेकिन इंक्रीज़ ही हुआ है यहाँ पे भी. ठीक है. सो ये इंक्रीज़ हुआ, ये भी इंक्रीज़ हुआ, ये भी इंक्रीज़ हुआ. उसके बाद आप देखेंगे जल जीवन मिशन तो थोड़ा सा इंक्रीज़ इसमें भी देखने को मिला है. उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन
नेशनल हेल्थ मिशन में भी बढ़ाया है। समग्र शिक्षा में थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण में सो ये भी इंक्रीज हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए ये सेम है, अगर आप देखें हम ये हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा है। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 19,000 था 2023-24 में, और 2024-25 में भी 19,000 ही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण, इसमें भी बढ़ाया है, 11,000 समथिंग से 12,000 हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी बढ़ा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 7200 से 7300 हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन 5,000 का 5,000 ही है, सेम है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी सेम है, 7192 7192। हालांकि रिवाइज एस्टिमेट में इसको थोड़ा कम किया गया था। फिर है मिशन शक्ति जो है वो थोड़ा सा अंतर है, 3144 3146। और उसके बाद है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ऊषा, इसमें बढ़ोतरी हुई है। मिशन वात्सल्य जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सेम है, 1472 से 1472 ही है, ठीक है। सो मिशन वात्सल्य हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं गार्डियंस फॉर द माइनर्स। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, इसमें भी सेम रहा है, 6,000 और 6,000। तो 1 2 3 4 5 में सेम रहा है अकॉर्डिंग टू द बजट 2024, ठीक है। सो ये था हमारा बजट, यूनियन बजट का जो समरी दिया है इन्होंने। सो वी हैव डिस्कस द समरी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र करंट अफेयर्स में, वो हम इकोनॉमिक सर्वे की समरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वील डिस्कस विद द समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, और हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ द साइंस एंड टेक अफेयर्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें अपना एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद। ऑलराइट, तो आप लोग ये जो बजट एस्टिमेट्स हैं इसको रिवाइज करते रहिएगा। आपने ऑलरेडी अपने आप से पढ़ ही रखा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो बस उसमें ऐड ऑन करनी है, कुछ चीज़ें कीवर्ड्स आपको पकड़नी है कि किससे ज़्यादा हुआ किससे कम हुआ, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा बजट के, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। और ये जो जितने भी बेसिकली एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, ये पूछने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं कहीं कहीं, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।